हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक मैराथन वीडियो करेंगे, जिसमें आपको पर क्लासेस में एक क्लास का सब्जेक्ट कवर होगा। तो ये क्लास 7th की हिस्ट्री है, जिसमें हम इसमें 10 चैप्टर्स हैं, तो हम 10 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि जो भी आप बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बेनिफिट हो। एक ही वीडियो में आपका क्लास 7th की एनसीईआरटी की हिस्ट्री कवर हो जाएगी। इसी तरह से हम क्लास 8 की हिस्ट्री को करेंगे एंड इसका कवर पेज अभी मेरा रेडी नहीं हुआ है, जैसे कि आज नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो हमारे पास 1 महीने का समय भी नहीं रहने वाला है। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपका कुछ भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं मिल पाया था थ्योरी करने का। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे मैंने, उन वीडियोस को आप लोग देख लेना। स्पेशली जो यूथ कंपटीशन की मैंने एक सीरीज चलाई थी, जिससे बहुत से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे एंड कुछ बुक्स हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती के फेज़ 2 के लिए, तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। तो वहाँ से चेकआउट करके उनको आप बाय कर सकते हो। लेकिन थ्योरी के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ से आपका हो जाएगा। एंड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको करेंगे, और मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट किया हुआ है। तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ हाईलाइट पॉइंट को देखना। एंड थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री को हमको एक ही वीडियो में करना है। तो कुछ पॉइंट अगर रह जाते हैं तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल दोनों पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूँगी। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया को भारत कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा, इसलिए ये लाइन मैंने ऐड की है कि हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। तो इंडिया और भारत, तो अभी क्या हो गया, इंडिया को भारत कर दिया। अगर गूगल पे सर्च भी करते हैं तो आपको इंडिया नहीं मिल के भारत मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा, तो इसको पॉइंट को आप याद रखना, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में बनेगा। तो जो इससे पहले वाला फेज के एग्जाम हुए थे, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो करंट में थे वो इसी टाइप से पूछे गए थे। तो करंट से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे शॉर्ट, तो उनको भी आप लोग देखना। लेकिन आपके सब्जेक्ट है जिनकी थ्योरी को आप एक वीडियो में कवर कर लेना और वीडियो को शेयर करना। हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में हुआ। तो हिंदुस्तान पहले, भारत और इंडिया। और ये जो इंडिया को भारत कहने वाले थे वो तुर्की सत्ता में सबसे पहले कहा गया था 13वीं शताब्दी में। तो ठीक है, यहाँ से हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा तुर्की सत्ता के अधीन थी, क्योंकि तुर्कों का आक्रमण हुआ था सबसे पहले, अरब आक्रमण जो हम पढ़ते हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप, यानी कि जो हिंदुस्तान है ना, उसको पूरे उपमहाद्वीप के लिए किया था। मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार कब होता है? औरंगजेब के समय पे होता है। अब औरंगजेब के काल की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ये है कि औरंगजेब है ना, सबसे ज़्यादा हिंदुओं से नफरत करता था और इनके दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू ही काम करते थे। ये आपका बॉम्ब क्वेश्चन है, जो आपको एक्स्ट्रा नंबर भी दिला सकता है। बिहार का नाम 13वीं शताब्दी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने दिया। तो बिहार का नाम देने वाले कौन थे? मिनहाज ए सिराज। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट फेज में, उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती का पूछा गया था। खेजड़ी वक्स के आंदोलन से रिलेटेड जो अमृता बिश्नोई है, उनका पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से मैंने ऐड की है इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट को। तो की पॉइंट को अच्छे से याद करना, क्योंकि की पॉइंट आपके माइंड में रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन जैसे 4 ऑप्शन है ना, आपने की पॉइंट याद रखे तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। और एलिमिनेशन का जो मेथड है वो प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था तब मैंने कराया था, तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एलिमिनेट करके बताए थे। तो कोशिश करूँगी इसमें भी आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाऊं, जिससे कि आपका पेपर आपके उसमें होगा तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि इस बार क्वेश्चंस दो, वो जो पेपर है 2 पार्ट में ना होके एक ही पेपर होगा आपका। 150 मार्क्स का, 120 मार्क्स का तो आपका होगा सब्जेक्टिव,
30 मार्क्स का होगा लैंग्वेज, जिसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स 9 लाने होंगे, बाकी जो मेरिट बनेगी आपकी 120 पे बनेगी। इस पर भी एक अलग से वीडियो पे हम बात करेंगे। बौद्ध बिहारों की इस भूमि को अर्ज बिहार का नाम दिया गया। जो बौद्धों की भूमि है बिहार में, अर्ज बिहार कहलाती है। मुगल काल में अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित किया। अब बाबर की जो आत्मकथा है वो है तुझे के बाबरी, जिसको तुर्की में लिखा गया था, यानी कि और फारसी में इसको बाबरनामा कहते हैं। अगर बाबर, अब यहाँ से कुछ पॉइंट बाबर के जन्म की बात करें, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाए। अगर आप अभी रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत से एग्ज़ाम आएंगे, बिहार में ही एसएससी का है, एसएससी इंटर लेवल है, बिहार पुलिस है, जितने भी, तो उसमें भी आपको स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ें भी साथ में कवर की है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था, फरगना घाटी में हुआ था। यह घाटी उज्बेकिस्तान में स्थित है। उनके जो पिता का नाम था वो उमर शेख मिर्ज़ा था। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, अगर ये पूछ लेते हैं तो आप याद रखना, उमर शेख मिर्ज़ा। उनकी माता कुतलुक निगार खानम और मोहम्मद खान उनकी बेटी थी। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर है आपकी हिस्ट्री के क्लास 7 का, नए राज्य और राज्यों का उदय। तो जो नए राज्य कैसे बनते हैं, धीरे धीरे युद्ध होते हैं, अब राजा अपनी सीमा को बढ़ाते हैं, तो अपने सीमा का प्रसार करेंगे तो नए नए छोटे छोटे राज्य निकल कर आते हैं, जैसे गुर्जर हो गए, प्रतिहार हो गए। भारत में पश्चिम किनारों पर अरबों का आगमन हुआ, उनकी सत्ता स्थापित हुई। उत्तरी भारत, मध्य भारत में राजनीतिक राजपूतों का उदय, यानी कि उत्तर साइड तो कौन रहते हैं, राजपूतों का उदय होता है। जैसे अजमेर हो गया, ये चौहान, पृथ्वीराज चौहान हो गए, आमेर हो गया, इसमें राजपूत सारे रूल करते थे। हर्षवर्धन के जैसे शासक ने बड़े भूभाग पर शासन करने का प्रयास किया और उन्हें सफलता नहीं मिली। हर्षवर्धन साउथ में थे एंड हर्षवर्धन के काल में ही जो चीनी यात्री हेंगसांग है वो आता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ याद रखना। यहाँ से उदाहरण के तौर पर राष्ट्रकूट वंश के चालुक्य राजाओं के अधीन छोटे राज्यों के कर्मचारी थे। दक्षिण पथ में राष्ट्रकूट की जो राष्ट्रकूट वंश था ना, उनकी राजधानी थी मान्यखेत। सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, बाकी थ्योरी बहुत थ्योरी है, आप उसको पीडीएफ से पढ़ना। कुछ राजवंश जैसे गुर्जर, प्रतिहार, ब्राह्मण, मध्य भारत में स्वतंत्र राजवंश की महत्वपूर्ण। नागभट्ट ने अरबों से लड़ाई लड़ी। ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का उल्लेख है। आंध्र, सिंध, गंग राष्ट्र का भाग, कलिंग जो कि उड़ीसा है, कलिंग में अशोक फेमस है, 261 बीसी में वो कलिंग वो लड़ते हैं। राजाओं को भी पराजित किया। बिहार और बंगाल में प्रथम पाल शासक गोपाल। महिला शासक भी कुछ थी, जैसे कश्मीर की रानी दिद्दा, बड़ी बहन। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, उनके वंशज जो पाल वंश के नाम से प्रसिद्ध थे। बाद में सामंत आते हैं। सामंत वो होते हैं जो प्रजा का ध्यान रखते हैं। तो इसमें कुछ सामंत हैं, जैसे राय, ठाकुर, राणा, रावत जैसे कुछ प्रचलित थे। और सब इसमें जो हम मोस्ट पॉइंट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, विजयी राजा को अधिपति कहा जाता था, जबकि जो राजा हार जाता था उनको सामंत कहता थे। तो अधिपति का ज़्यादा वर्चस्व होता था। ये क्वेश्चंस आपके स्टेटिक क्वेश्चंस बन के पूछे, यानी कि स्टेटमेंट बन के पूछे जाते हैं, तो याद रखना इनको। और हाईलाइट पॉइंटों को तो कोशिश करना कि भूलो मत, रट लो इनको। अनेक अब राज्यों में प्रशासन कैसे होता था, तो प्रशासन के लिए अनेक अधिकारी थे, जैसे संधि, विगडिक, अक्षपालिके, भंडारगारिक जो भंडार का लेखन करते हैं, महादंड नायक, गलती करने पर दंड देना, तामपत्रों में किसान व्यापारियों के नाम। अब यहाँ से आपको सबसे जो प्रशासन में जो उनको कर लेते हैं ना, उसमें भू राजस्व का उनको कितना 1/6 और 1/3 के बीच में हिस्सा होता था। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी ने प्री में 2019 में पूछा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखना। फिर आता है कन्नौज का संघर्ष। भारत में अरबों के आक्रमण के बाद 3 शक्तियों का उदय हुआ, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। तो पाल वंश के जो शासक थे वो धर्मपाल थे। इन शक्तियों के बीच संघर्ष चला। कन्नौज इस संघर्ष में, यानी जो कन्नौज था वो सेंटर पॉइंट था। कन्नौज हर्ष की राजधानी और प्रमुख नगर था। तो कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी, इसलिए यह आर्थिक महत्वपूर्ण था।
कन्नौज मध्य भारत के बीच गंगा के तट पर स्थित है, जिसके कारण व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन प्री में पूछा गया था फसल से रिलेटेड, तो याद रखना इन सब चीज़ों को। महमूद गजनवी तुर्क सरदार था। 10वीं शताब्दी में गजनी नामक राज्य की स्थापना की। तो गजनी की स्थापना होती है 10वीं शताब्दी में। फिर वो कहाँ से, सेंट्रल एशिया से यानी कि मध्य एशिया से ईरान, उत्तर पश्चिम महाद्वीप के भागों को जीतने का प्रयास कर रहा था। अब जो महमूद गजनवी है 1010-1025 के बीच में कुछ नगरों पर वो हमला करता है, जैसे मथुरा, थानेश्वर हर्षवर्धन की राजधानी थी, कन्नौज, वृंदावन, सोमनाथ शामिल थे। अब महमूद सबसे पहले किस पे आक्रमण करते हैं, सोमनाथ मंदिर पे हमला करते हैं धन और वैभव के लिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बन के आता है कि जो महमूद गजनवी है उनका उद्देश्य क्या होता है। क्या वो भारत में लूटपाट करने के लिए आते हैं, या फिर अपने इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर अपना वर्चस्व भारत में बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अपना रूल करने का एरिया बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो अपने इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं अपने एरिया में, ना कि भारत में बसने के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो इसको गलत मत करना। उन्होंने लगभग 17 बार भारत पर हमला किया, प्रत्येक भारतीय राजाओं की सैनिक शक्ति को पराजित किया। फिर उसके बाद यहाँ से महमूद गजनवी के टाइम पे एक फिरदौसी होती है, जो उनके महाकाव्य होते हैं वो शाहनामा का लेखन करते हैं, जिसमें वो भारत और इस्लाम की हिंदू संस्कृति के बीच को बताते हैं। बाद में आता है अलबर्नी। अलबर्नी क्या करते हैं, तहकीक हिंद की बुक को लिखते हैं। तो बुक भी पूछी जाती है कभी कभी। बुक इससे पहले जो फर्स्ट फेज़ हुआ था उसमें भी पूछी गई थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की बुक को पूछा गया था और जवाहरलाल नेहरू की बुक को पूछा गया था स्टेटमेंट में। आक्रमणों का प्रभाव, तो आक्रमण होने के बाद प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो सबसे पहले पंजाब, जब मोहम्मद गोरी क्या करते हैं कि महमूद गजनवी आक्रमण करते हैं, उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी आते हैं, तो वो पंजाब पे सबसे पहले अटैक करते हैं। पंजाब, मुल्तान और सिंध से होते हुए पंजाब को जीतते हैं और उसको केंद्र बनाते हैं। तो मोहम्मद गोरी के सिर्फ 2 पॉइंट हमको याद करने हैं। 1191 में वो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ते हैं, जो कि भटिंडा के पास है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और 1192 में दूसरा युद्ध लड़ते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को वो हरा देते हैं। उसका हराने का कारण क्या होता है कि वो पृथ्वीराज चौहान की स्ट्रेटेजी, युद्ध नीति है, उसको जान जाते हैं। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। दक्षिण के राज्य कुछ रहते हैं, जैसे चालुक्य वंश हो गए। तो उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण में भी कुछ राज्य थे। उत्तर कृष्णा नदी के राज्यों में राजेंद्र चोल काफ़ी फेमस राजा थे दक्षिण के। गंगा नदी, तो गंगा का पानी लेकर अपने नगर में इसे रखा। तो क्या करते हैं कि जब दक्षिण में वो युद्ध लड़ने जाते हैं तो लोटे में गंगा का पानी लेकर आते हैं, उसको अपने नगर में लेके आते हैं। तो इनके लिए ये बोला जाता है कि दक्षिण में गंगा को लाने वाले कौन थे, तो राजेंद्र चोल उसको आंसर होगा, क्योंकि लोटे में लेके आते हैं तो बोलते हैं मैं गंगा को लेके आया हूँ। दक्षिण पथ के राज्यों में राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य प्रमुख थे। चोल शासकों ने तंजौर के आसपास अपना शासन प्रारंभ किया। बाद में धीरे धीरे पल्लव वंश भी आ जाते हैं। यहाँ से आपको ये याद रखना है, चालुक्य शासकों में विजयालय तंजौर को जीतकर एक स्वतंत्र, चालुक्य के जो विजयालय में तंजौर को जीतकर एक स्वतंत्र राज्य बनाते हैं। तो चालुक्य को बसाने वाले थे विजयालय। फिर आता है चोल प्रशासन। अब चोल की जो प्रशासन को बसाने वाले होते हैं वो होते हैं राजराज प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल। तो चोल शासन के क्या होते हैं, फाउंडर, जिसको संस्थापक बोला जाता है, तो वह राजराज प्रथम। राजराज प्रथम एक कुशल सेना संचालक था, अनेक दिशाओं में आक्रमण किए। तो राजेंद्र चोल ने एक विशाल जल सेना, तो भारत में नेवी को स्टार्ट करने वाले थे राजेंद्र चोल। फिर आते हैं भव्य मंदिर। तो दक्षिण में भव्य मंदिर फेमस थे, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर, जिसको गंगाईकोंड चोलपुरम के नाम से जाना जाता है, जिसको चोल साम्राज्य द्वारा बनाया जाता है। फिर आते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश के जो पाल वंश के फाउंडर थे वो थे गोपाल, और इसका 8 से 12वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल के प्रशासन करते हैं ये लोग। अब पाल वंश में सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो थे धर्मपाल और देवपाल। तो धर्मपाल ही थे जो नालंदा को तो कुमारगुप्त बसाते हैं, धर्मपाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाते हैं, ये भी याद रखना। विक्रमशिला सोनपुर जैसे बौद्ध मठ की स्थापना की। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाने वाले भी धर्मपाल होते हैं, और नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त के द्वारा बनाया जाता है।
फिर बाद में पाल वंश में अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई, कृषि, व्यापार, ये सब आप लोग पीडीएफ में पढ़ना। जो पाल वंश का अंत होता है वो 1174 में गोविंद पाल के वंश के साथ हो जाता है, यानी कि गोविंद पाल जो अंतिम पाल वंश के राजा थे, अंतिम वंशज। तो पहला और आखिरी पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखना। महमूद गजनवी, अब है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 है तुर्क अफगान शासक। तो तुर्की शासन में कौन कौन रहते हैं? सबसे पहले जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, उससे पहले मोहम्मद गोरी होते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने साथ लेके आते हैं। तो 11 से 16वीं शताब्दी तक भारत पर शासन करते हैं, जिसमें फेमस जो तुर्की रहते हैं वो महमूद गजनवी 997 से 1030 तक। फिर मोहम्मद गोरी आते हैं, 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करते हैं, दिल्ली और अजमेर पर कब्जा करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि मोहम्मद गोरी को भारत में बसना तो होता नहीं है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पर छोड़ के जाते हैं। तुर्की मूल का सैन्य नेता कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, ये भी याद रखना। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, दिल्ली को राजधानी यही बनाते हैं। प्रारंभिक जो तुर्की शासन थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इनकी जो हिस्ट्री है ना डिटेल, उसको हम क्लास 8 की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 7th में जितना है मैं सिर्फ उतना बता रही हूँ, कुछ पॉइंट ज़्यादा ऐड किए जिससे कि आपको याद रहे। फिर बलबन के बाद खिलजी वंश आता है, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की जाती है। फिर गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी जो कि उसको सल्तनत को काफ़ी विस्तार कर देते हैं, खिलजी वंश को। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर आता है सैयद वंश, जिसके संस्थापक होते हैं खिज्र खान। फिर लोदी वंश, जिसके फाउंडर होते हैं बहलोल लोदी, जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर के साथ लड़ते हैं। तुर्क शासन की स्थापना मोहम्मद गोरी द्वारा की गई। उन्होंने गंगा यमुना दोआब के प्रदेशों पर आक्रमण किया था। तो तुर्की की स्थापना मोहम्मद गोरी करते हैं। फिर वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की देखभाल के लिए छोड़ के जाते हैं। तुर्क राज्य को विस्तार करने का काम अलाउद्दीन खिलजी करते हैं। अब ये बरीद अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं। वो बाजार को नियंत्रित करने की जो पॉलिसी है ना, बाजार नियंत्रण पॉलिसी, वो भी अलाउद्दीन खिलजी लेके आते हैं। और जो गुप्तचर नियुक्त करते हैं वो भी लेके आते हैं। ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे हम, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया कि भारत अपना स्वतंत्र राज्य, और दक्षिण भारत पर सबसे ज़्यादा विस्तार भी अलाउद्दीन खिलजी करते हैं। सैयद वंश, लोदी वंश के शासकों ने दिल्ली पर शासन किया। अब लोदी वंश के जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं बहलोल लोदी। सैयद वंश के होते हैं खिज्र खान। बार बार पॉइंट रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक इकाइयों का समूह था जो स्तर पर शासन का कार्य करते थे। अब रेगे क्या थे, राजस्व अधिकारी, और कोषदार थे सैन्य अधिकारी। फरगना प्रशासनिक इकाई का केंद्र था। अब 1219 में मंगोलों पर आक्रमण हुआ। अब मंगोल आक्रमण 1219 में करते हैं, जो कि पहला मंगोल होता है चंगेज खान, उज्बेकिस्तान पर हमला करते हैं। इसके बाद दिल्ली के तुर्क राज्य पर मंगोलों का हमला बढ़ गया। अब मंगोल सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में करते हैं, वो करते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो अब आता है आपका चैप्टर नंबर 4। इसमें आ जाता है आपका मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले सबसे पहले रहते हैं बाबर। बाबर का पिता उम्र मिर्ज़ा शेख थे। ये सब मैंने फर्स्ट में ही आपको चैप्टर में बताया था, याद होगा ना आपको। अपने आप से भी एक बार क्वेश्चन करना, याद है आपको, ताकि वीडियो देखते टाइम आप बोर ना हो जाओ। इसलिए खुद से भी अगर मैं पूछती हूँ आपको याद है तो खुद से बोला कीजिए कि हाँ याद है, नहीं है तो आप उसको एक बार जाके वापस से देखो। इससे आपको वीडियो में बोरियत फील नहीं होगी। अब जो बाबर थे वो तैमूर वंश से थे, तुर्की मंगोल के शासक। अब क्या करते हैं, मुगल साम्राज्य अपनी जो शक्ति और समृद्धि है वो 17वीं शताब्दी में चरम पर रखते हैं। अब बाद में जब मुगल साम्राज्य का अंत होता है 1857 की क्रांति में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हो जाता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक तो बाबर थे। वो क्या करते हैं, भारतीय संस्कृति सभ्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मुगल शासकों ने बहुत सारी कलाएं, यानी कि ताजमहल को बनवाया, वास्तुकला साहित्य को बढ़ावा दिया, स्मारक बनाए, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया।
तो ये सब मुग़लों के द्वारा बनाए गए थे। तो सबसे पहले जो राजा होते हैं वो होते हैं बाबर, जिनका शासनकाल होता है 1526 से 1530। इनके पिता होते हैं उमर मिर्ज़ा शेख। क्या क्या नाम है इनके पिता का, एक बार फिर से आप लोग रिपीट करोगे। बाबर के पिता का नाम है उमर मिर्ज़ा शेख। बाबर के बाद हुमायूं 1530 से 1540 तक, फिर बाद में हार जाते हैं शेरशाह सूरी से, तो 1555 से 56 के बीच में, और 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। दीन इलाही सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। फिर अकबर आते हैं 56 से 1605 में, 13 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं। फिर आते हैं जहांगीर 1605 से 1627 में। फिर आते हैं शाहजहाँ 1628 से 1658 में। फिर लास्ट जो उनके होते हैं वो होते हैं औरंगजेब 1658 से 1707 में। अब सबसे पहले मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होने से पहले शेरशाह सूरी का शासन रहता है। तो शेरशाह सूरी 1540 में राज्य की संगठना मुग़ल साम्राज्य हुमायूं के खिलाफ विजय प्राप्त करते हैं, यानी कि 1540 में हुमायूं से लड़ते हैं। क्योंकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो इब्राहिम लोदी से लड़ा जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। और जो हुमायूं है वो लड़ते हैं शेरशाह सूरी से। सरियों का निर्माण कराया, उसके बाद व्यापार को बढ़ावा दिया, कृषि का विकास करते हैं। कानूनी व्यवस्था, शेरशाह ने कानून व्यवस्था को सुधारा, प्रशासनिक सुधार, रोड्स बनाए, पुलिस प्रशासन, सरकारी विभाग को सुनवाया। जो जीटी रोड है, फेमस जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको बोला जाता है, वो शेरशाह सूरी द्वारा ही बनाया गया था। फिर हुमायूं ने दिल्ली पर 1555 में अपना अधिकार किया। हुमायूं का बेटा अकबर 13 साल में बादशाह बनता है। अकबर की छोटी उम्र को देखते हुए बैरम खान क्या करते हैं कि उनके संरक्षण होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर के संरक्षक कौन है? बैरम खान। अकबर ने मुग़ल राज्य को बढ़ाने के लिए सैन्य अभियान द्वारा अधिकार, यानी कि जो सैन्य अभियान चलाते हैं फिर अधिकार करते हैं अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, और राजपूत राज्यों से शादी करना, ये सब अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये जोधा अकबर से जो शादी की थी आमेर के राजा। राज्य का विस्तार 1556 से 76 के बीच में हुआ था। अकबर ने गुजरात को अपने अधिकार में लिया। विदेशी व्यापार महत्वपूर्ण केंद्र था। तो 1600 के आसपास कुछ करते हैं कि गुजरात को जीतते हैं ये 1602 में। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर बादशाह बनने पर 51 बड़े अधिकारी और दरबारी थे जिन्हें आमिर कहा जाता था। तो आमिर किसको बोलते हैं? अकबर के बड़े जो अधिकारी थे उनको। इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी ज़्यादा पूछता है, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ज़्यादा याद रखना। मनसबदार होते हैं जो प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं। फिर आता है मुग़ल साम्राज्य के प्रशासनिक सैन्य कार्यों को मनसबदार कहते हैं। सुलह कुल कौन थे? तो भारतीय समाज को जो मिलाने के लिए वो नीति अपनाते हैं वो होती है सुलह कुल की नीति। इस टाइप के क्वेश्चंस स्टेटमेंट में पूछते हैं। दीन इलाही धर्म होते हैं वो सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए। धार्मिक नीति, दीन इलाही धर्म की स्थापना करते हैं। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर शाहजहाँ ने भी इसी को अपनाया था। जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उन्होंने कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार किया। अब जो जंजीर की बनाई जाती है ना, सबसे लंबी जंजीर वो जहांगीर बनवाते हैं। और जंजीर होती क्या है? उसको न्याय की जंजीर कहते हैं। इस जंजीर में होता क्या है? जंजीर को राजमहल की दीवारों से लटकाते हैं और उसकी घोषणा करते हैं कि कोई भी अधिकारी या अन्याय करेगा किसी भी प्रजा के साथ, तो जंजीर को खींचकर अपनी फरियाद सुना सकते हैं। फिर आते हैं जहांगीर के बाद शाहजहाँ का शासनकाल। शाहजहाँ 1628 से 1658 के बीच में। शाहजहाँ का जन्म 1592 में हुआ था मुग़ल सम्राट जहांगीर और उनकी पत्नी जगत गोसाई से। शाहजहाँ का पुत्र जहांगीर था। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने सत्ता संभाली। ताजमहल का निर्माण के लिए शाहजहाँ प्रसिद्ध है, जो कि ताजमहल यूनेस्को यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। शाहजहाँ एक महान कला प्रेमी था। मुग़ल कला, वास्तुकला को सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा होते हैं ना, बढ़ाते हैं आगे, उसको शाहजहाँ करते हैं। फतेहपुर सीकरी का, ताजमहल का निर्माण करवाया, तो ये सब शाहजहाँ करवाते हैं। फिर आता है आपके औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 में। वीडियो जल्दी तो नहीं हो रहा, कोशिश है कि मेरी आपका पूरा हिस्ट्री एक ही वीडियो में कवर हो जाए।
ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 8th क्लास की हिस्ट्री को करेंगे, फिर ज्योग्राफी को करेंगे, फिर साइंस को करेंगे। औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था, वह अपने पिता के जीवन काल में सत्ता संभालने में सफल रहा। अब सब अपने पिता को 8 वर्षों तक कैद रखने वाले कौन थे? औरंगजेब थे, जिसने उनकी बहुत आलोचना हुई। वे एक सख्त धार्मिक नेता भी थे। उन्होंने हिंदुओं पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भूमि के स्वामित्व का अधिकार शामिल था। औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति समृद्धि चरम पर, यानी कि जो अपनी शक्ति और समृद्धि को बढ़ा लेते हैं। हालांकि औरंगजेब के शासन के अंत में कुछ साम्राज्य में समस्याएं उत्पन्न हुई और औरंगजेब के बाद ऐसा कोई शासक हुआ नहीं था जो मुगल साम्राज्य को बढ़ा सके। तो 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं वास्तुकला। इनके जो राजा हैं वो बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, जैसे ताजमहल हो गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को कब बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। यह मंदिर पौराणिक कथाओं में सूर्य देवता को समर्पित है। तो क्वेश्चन 2 बनते हैं यहाँ से। एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी से प्रसिद्ध और सूर्य देवताओं को समर्पित है। और इसमें होता क्या है, 7 अश्वों के रथ पर सवार होते हुए चलते हुए दिखाया गया है, जिसमें दृश्य का छवि इस मंदिर के निर्माण में दिखाई देता है। मंदिर को एक रथ के आकार में निर्मित किया गया, जिसका आधार एक विशाल चबूतरा है, यानी कि एक चबूतरा है जिसके नीचे रथ बनाए गए हैं। 7 अश्वों को स्वतंत्र मूर्तियां ऐसे लगी है जिसमें 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। इस चबूतरे पर मंदिर के 2 भवन, जैसे गर्भगृह, जगमोहन, प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया। इन इमारतों का निर्माण मुस्लिम शासकों ने करवाया था। 13वीं शताब्दी में ही नए शासक वंश की स्थापना हुई, जिसमें तुर्क शासक वर्ग कहा जाता है। फिर मुस्लिम उपासना। अब कुव्वत उल इस्लाम, इस्लाम की शक्ति, एक मस्जिद है जो दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। कुतुब मीनार को कौन बनवाते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो आप लोग भी अपने आप में आंसर किया कीजिए, जिससे कि आपको बोरियत नहीं होगी। दिल्ली के संस्थापक बख्तियार काकी ने शुरू किया था। स्टार्ट करते हैं कुतुब मीनार को बख्तियार काकी, लेकिन कंप्लीट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसमें कुतुब मीनार में देखो कुछ फैक्ट आपको मिलेंगे। आपने अभी तक यही पढ़ा है, कुतुब मीनार को बनवाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन स्टार्ट करते हैं बख्तियार काकी। उसके बाद 5 मंजिल इमारत जिसकी ऊंचाई 71.4 मीटर है, और जो पहली मंजिल बनाते हैं वो कोतवाल द्वारा बनवाई जाती है। दूसरी मंजिल को इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। फिरोज शाह तुगलक, बाद में क्या होता है, बिजली गिरने से वो बिल्डिंग गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मरम्मत करवाते हैं। फिर अलाई दरवाजा और जोड़ा इमारत को भी जोड़ते हैं। तो मेहराब वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा को दिया, यानी कि कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार बनाया गया है ना, वो किस विधि से बनाया गया है? वो है मेहराब के वैज्ञानिक विधि के द्वारा। ये आपका बॉम्ब क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर पाता। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पीडीएफ को। मुगल का आरंभिक निर्माण बाबर के शासनकाल में हुआ। अब आगरा, फतेहपुर सीकरी के किलों में महलों का निर्माण। बुलंद दरवाजा इमारतों में एक है जो अर्ध गुम्बद शैली, यानी कि जो बुलंद दरवाजा है वो अर्ध गुम्बद शैली में बना है। इत्मादुद्दौला का मकबरा, जो पितरा धूरा पत्थरों की पिचकारी की गई है इस पर, यानी कि जो कारीगरी करते हैं वो पेंटिंग जिसको बोला जाता है। फिर लखनऊ में क्या थे, अवध के नवाब, इनके उदाहरण हैं। सासाराम में बिहार का मकबरा, यानी कि बिहार में सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम में है, 16वीं सदी में बना था। शेरशाह जन्म मकबरा जो अफगान शैली में है। भारत में सबसे अच्छा अफगानी उदाहरण है शेरशाह का मकबरा। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में ऐसा कुछ भी नहीं है। शहर, व्यापारी और कारीगर है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे सोने चांदी के तांबे के जो सिक्के बनते थे इल्तुतमिश के टाइम पे, राजाओं के टाइम पे, जीतल, टका, ये सब। दिरहम, जीतल, टका, दिल्ली वाले बहलोल लोधी, स्वर्ण मोहर आदि प्रचलित थे। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। मध्यकाल की 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासी के नेतृत्व में अरबों ने सिंध और दक्षिण पश्चिम पंजाब में शासन स्थापित किया, लेकिन अरबों का राजनीतिक वर्चस्व सीमित क्षेत्र में और अल्पकाल तक ही रहा। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी द्वारा पश्चिमोत्तर सीमांत के रास्ते
सैन्य अभियान आरंभ किए गए जिनका मुख्य उद्देश्य भारत के धन को लूटना, तुर्की सत्ता को स्थापित करना। और तुर्की जो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी बनाते हैं लाहौर, और इल्तुतमिश अपनी राजधानी को बनाते हैं दिल्ली, ये भी याद रखना। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 8 से 12वीं शताब्दी के बीच में इस्लामी जगत ने बौद्ध और आध्यात्मिक स्तर का विकास किया। तो इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने। एशियाई विद्वान अल-बर्नी ने हिंदू धर्म, विज्ञान, सामाजिक जीवन से संबंधित अब किताबुल हिंद की जो रचना करते हैं वो करते हैं अल-बर्नी, जो कि एशियाई विद्वान होते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद अशरफ। अब हिंदू से इस्लाम धर्म अपनाने वाले जो जाति के लोग होते हैं वो असलफ हिंदू से इस्लाम धर्म को अशरफ अपनाते हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी सबसे ज़्यादा पूछता है। एक वर्ड दे देगा, इसका अर्थ क्या है, तो ये याद रखना आप, अशरफ। तो हिंदू से इस्लाम धर्म को अपनाना अशरफ कहलाता है। याद हो गया ना आपको किसे कहते हैं अशरफ, एक बार बताओ आप। हिंदू से इस्लाम धर्म को अपनाना। और जो नीची जाति के लोग हैं वो अजलाफ कहलाते हैं। फिर आते हैं आपके अलवर और नैनार। अलवर और नैनार, तो अलवर और नैनार क्या थे, एक भागवत धर्म को मानने वाले थे, जिसमें ये लोग शिव की पूजा करते हैं। ये दक्षिण में माने जाते हैं। तो प्रारंभिक काल में भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय तमिल क्षेत्र यानी दक्षिण भारत में अलवार नैनार संतों को दिया जाता है। अलवार नैनार ने आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति श्रद्धा पर बल दिया। ये कौन थे, घुमक्कड़ संत थे, जो गांव-गांव में घूमकर भजन कीर्तन करते थे। ये संत नीची जाति के लोगों से उन्हें समाज को ईश्वर में भक्ति का संदेश देते थे। तो नैनार संतों की जो संख्या थी वो थी 63। ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये शिव की उपासना करते थे। नैनार संतों की उत्पादन विधि जातियों में हुआ, जैसे कुम्हार, फेरी, किसान, रोनिक, मुखिया। नैनार संतों में अपार, सुंदरार, मणिक्कव, सागर, काव्यकार फेमस जो नैनार थे वो थे संत। अब 2 क्वेश्चन। अलवार संतों की संख्या थी 12, वे विष्णु। नैनार क्या थे, नैनार तो थे, किसको मानते थे नैनार, एक बार आप लोग बताओ, शिव को। और अलवार मानते थे विष्णु को। और नैनार की संख्या संतों की 63 और अलवार की 12। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनको याद रखना। फिर आते हैं आचार्य शंकराचार्य। शंकराचार्य एक दार्शनिक थे जो कि मलयालम क्षेत्र केरल में 8वीं सदी के मध्य हुए थे। उन्होंने जीव में परमात्मा का वास होता है, सत्य परमेश्वर है, ये सब बताया। सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी संसार झूठा है, उनके जो मूल ये सिद्धांत थे। उसके बाद शंकराचार्य के मठ पूछा जाता है, बाकी चीज़ें नहीं पूछी जाती। श्रृंगेरी मठ ये दक्षिण के रामेश्वर में स्थित है। दक्षिण के रामेश्वर में श्रृंगेरी मठ। गोवर्धन मठ उड़ीसा में स्थित है, पुरी में। शारदा मठ द्वारका के शारदा के नाम से जाना जाता है। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है। तो चारों दिशाओं में श्रृंगेरी, रामेश्वर। अब इसका ट्रिक बताती हूँ। श्रृंगेरी रैसे रामेश्वर। गोवर्धन जो कि उड़ीसा में, ये आपको याद रहेगा। शारदा मठ द्वारिका में है। द्वारिका कहाँ है, गुजरात में। शारदा द्वारिका, ट्रिक बना लेना इसको। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिका में है। फिर आते हैं आपके रामानुज जो कि दक्षिण भारत में है। भारत में कई भक्ति धाराओं को प्रभावित किया, इसे व्यापक रूप से अपनाया। इसका योगदान दक्षिण भारत भक्ति आध्यात्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण रहा। वीर शैव आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जो 12वीं सदी के मध्य में दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। तो वीर शैव आंदोलन याद रखना। वीर शैव आंदोलन, तो ये क्या था, 12वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। इसका काम क्या था, ये आंदोलन में ब्राह्मणवादी विचारधारा, निम्न जाति नागरिकों के प्रति विचार, कर्मकांड, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर 1 में जो बीपीएससी का फेज़ 1 था ना, उसमें भी पूछा गया। तो वो आंदोलन किसी भी टीचर ने पढ़ाया नहीं था, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगी। और अगले जो चैप्टर का वीडियो बनाएंगे ना, उसमें हम हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको भी ऐड करेंगे, जो अभी फेज़ 1 में हुए थे एग्ज़ाम उसके। तो इस वीडियो को तो आप लोग देखना अंत तक। और प्लीज़, अभी तक मैंने नहीं बोला, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। पूरी बुक का कंसाइज करके आपको बताना। अब क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्षण के क्षेत्र में जो संस्कृतियाँ बसी, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव वंश,
इस दौरान साहित्य, चित्रकला, संगीत क्षेत्रों में परिवर्तन देखा गया। दक्षिण में तमिल, मलयालम भाषाओं का विकास होता है। उर्दू, हिंदी का विकास होता है। बिहार में जैसे उर्दू भी चलती है। बिहार की जो सेकंड लैंग्वेज है वो है उर्दू, ये भी आप लोग याद रखना। संस्कृत के साथ तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम भाषाओं की व्यवस्था, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ से आप एक पॉइंट याद रखना, तुलसीदास ने जो रामचरित्र मानस लिखा था उसको लिखा था अवधी भाषा में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए आपके। तुलसीदास ने किसकी रचना की? रामचरित्र मानस की। किसकी रचना की तुलसीदास ने? बताओ एक बार आप लोग। रामचरित्र मानस की। और किस भाषा में की थी? अवधी में। मैं पूछती हूँ तो एक बार खुद से मन में आंसर किया कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो में बोरियत नहीं होगी। हिस्ट्री का वीडियो है, नींद आने लगता है। फिर आता है चैप्टर नंबर 9। 18वीं शताब्दी में जो नई राजनीतिक संरचनाएं आई थी, जैसे हैदराबाद में मुगल राज्यों के प्रमुख प्रांत थे बरहान उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क, स्वतंत्र राज्य। यानी कि हैदराबाद में जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना निज़ाम उल मुल्क के द्वारा की जाती है। फिर है राजपूत राज्य, जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर, मारवाड़, जैसलमेर, उदयपुर में अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। आमेर के राजा जयसिंह, जो कि जयपुर में है। जयसिंह ने खगोल शास्त्र की गणना में आदित्य, यानी कि खगोल शास्त्र की गणना का श्रेय राजा जयसिंह को दिया जाता है। जयपुर को बसाने वाले भी यही थे। जयपुर शहर की स्थापना उन्होंने की थी। जयसिंह ने यूलिक एलिमेंट ऑफ जियोमेट्री पुस्तक का अनुवाद किया संस्कृत में। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी आपके बिहार के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वनडे एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर आते हैं मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में जो सबसे फेमस राजा शिवाजी रहते हैं। 1627 से 80 में इनका नेतृत्व करते हैं। इनके पिता साजी भोसले, माता जीजाबाई। 1627 में इनका जन्म होता है। शिवाजी अपने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। 8 मंत्रियों के अष्टप्रधान को बनाते हैं। इनकी अष्टप्रधान क्या है? 8 मंत्रियाँ मराठा साम्राज्य शिवाजी के शासनकाल में, जिसमें पेशवा, ए नौबत, मंजमदार, वासे, नवीस, सुरू, नवीस, वसीर, पखीराव, न्यायाधीश शामिल थे। तो ये सब कौन क्या करता था ये भी देख लेते हैं। पेशवा प्रधानमंत्री होता था, जो प्रशासन और सेना को देखता था। ए नौबत सेना की नियुक्ति करने वाले। मंजमदार लेखाकार थे। वानकेनीस गृह और गुप्तचर विभाग के प्रभारी थे। और सुरनवीस राजा के पत्र व्यवहार में मदद करने वाले अधिकारी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछता है बीपीएससी, तो थोड़ा सा याद रखना। फिर आता है वबीर, विदेशी मामलों के प्रभारी। पंखीराव, धार्मिक मामलों के प्रभारी। न्यायाधीश जात्री, यानी न्यायाधीश थे जो कि न्याय करने वाले थे। फिर आते हैं सिख धर्म। सिख धर्म में कौन फेमस रहते हैं? गुरु नानक, जो कि सिख धर्म की स्थापना करते हैं। बाद में आते बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य और प्रमुख सिख के नेता रहते हैं। और जो लास्ट में सिख धर्म में नेता, वो जो राजा निकल के आते हैं, वो होते हैं राजा रणजीत सिंह। फिर आपका लास्ट चैप्टर नंबर 10। इसमें आप ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें सिर्फ यदुनाथ सरकार, सैयद हसन अस्करी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि पूछे भी जाते हैं, नहीं पूछे जाते, अभी तक नहीं पूछे गए थे। सरकार उत्कृष्ट इतिहासकार थे, जिन्होंने मुगल कालीन इतिहास के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी नेताओं के प्रति सहानुभूति थी। उन्हें ढाका और पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं औरंगजेब, शिवाजी, मुगल प्रशासन पर आधारित थे। उन्होंने भारतीय युद्ध पद्धति, सेना प्रबंधन, भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक आर्थिक इतिहास पर विवेचन किया। तो ये था आपका चैप्टर क्लास 7th, क्लास 7वीं की हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हुई। अब जो आपको दूसरा वीडियो मिलेगा वो आपको क्लास 8 की हिस्ट्री का मिलेगा। उस एक ही वीडियो में हम पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे। उसके बाद जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड प्लीज़ 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 शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। क्योंकि इस कंटेंट को, पूरी बुक को एक ही उसमें लेके आना वीडियो में बहुत टाइम लगा मुझे। रात को 3-3 बजे तक मैंने वीडियो बनाया, नोट्स बनाया आपके लिए। तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलेगा, जिससे कि आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।